बहुत ही खूबसूरत प्रकरण के रूप में देखता हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और जैसा कि आपने पिछले वक्तव्य में सुन ही लिया, रिसेस से पहले, आधी छुट्टी से पहले आपने सुन ही लिया था कि आपका अनुभव आपको बता देता है कि मोर्चे के अंदर, संगठन के अंदर कौन व्यक्ति संगठन को तोड़ने का काम कर सकता है। अभी आप लोगों के सामने जो हैप्पी गया है, हैप्पी भाटिया एक्चुअली उसका नाम है, वो झूठ मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस आदमी ने यहां की स्पेशल अलग अलग एंगल से डाली हुई वीडियो उसने ऐसे लोगों को भेजी जो प्रोफेशनली हमारे खिलाफ लिखते हैं। समझ गए बात आप? वो सिर्फ इसी के लिए आए, उन्होंने अपने अपनी बात कही, बात सुन ली, पता लगा कि उनकी तो बेइज्जती हो गई, भाग गए। और अब वहां पर ऐसा फील हो रहा है उनको कि भाई मोर्चे की ट्रेनिंग हमने रुकवा दी, ऐसा वो बता रहे हैं। जबकि कल अपनी जो संख्या है 250 लोगों की तय थी, सबको कॉल करके उन्होंने बोला कि कल नहीं आना है, कल नहीं आना है। आने वाले कल में अपनी संख्या आ जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि ट्रेनिंग तो कैंसिल नहीं हुई है। यहां इस जगह के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनको भी नहीं अंदाजा था कि ये ट्रेनिंग हमारी होगी। और जो लोग कार्यक्रम को खराब करना चाहते थे वो भी घर से यही सोच कर आए थे कि ट्रेनिंग नहीं होने देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था, वो सोच रहे थे कि ये जवाबों से भागेंगे। उनको नहीं पता था कि हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, और मिलते ही वो भाग गए। कुल मिलाकर के अभी जो बात आपके सामने है, जिसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, जो पिछले 3 साल में मैं लगभग 1.5 साल तो कम से कम ऐसा रहा है जब मैं उस बात को रिवाइज नहीं कर पाया, तो शायद कोई मोर्चे का साथी गलतफहमी में जुड़ गया हो, या भविष्य में उसके जुड़ने की संभावना हो, तो उसको बता सको कि ये जनता सरकार मोर्चा क्या है, कैसे लोगों से मिलकर बना है, क्या इसका करने का मकसद है, और क्या चीज बर्दाश्त नहीं करनी है। सीधी सी बात है, ये किसी का बनाया हुआ संगठन नहीं है। हम शुरुआत में सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए थे कि देश के अंदर कोरोना वैक्सीन, मास्क को लेकर के सरकारों की जबरदस्ती चल रही थी। हम सब का मकसद एक ही था, आने वाले वक्त में व्यवस्था परिवर्तन की उस लड़ाई को आगे लेकर के जाना जो हमारे शहीदों ने शुरू की थी। उस व्यवस्था परिवर्तन में समाज के प्रत्येक अंग को शामिल करना, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पूंजीवाद को निकालना, इंक्लूडिंग धर्म, और जल, जंगल, जमीन और जानवर का जो मालिकाना हक है वो वहां के स्थानीय लोगों के हाथों में लेकर जाना और अपनी व्यवस्था खुद बनाना, ये मकसद है। इसके लिए हम जिस तरह के लोगों से भी हमको मिलना पड़ेगा हम मिलेंगे, जिस तरह के लोगों को जोड़ना पड़ेगा हम जोड़ेंगे, जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा उनको बात समझाएंगे। उस बात समझाने में हम एक टॉर्च बीरर की तरह काम करेंगे। इस दौरान जिस तरह की जरूरत हमें पड़ेगी हम आपको बोलेंगे, जिस तरह की जरूरत आपको पड़े हम बोलेंगे। हमारे बस की बात होगी वहां तक हम करेंगे, आपके बस की बात हो वहां तक आपने करना है। अपनी व्यवस्थाएं तोड़कर आपने हमारे को नहीं भरना, हमारी व्यवस्थाएं तोड़कर हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, हम म्यूचुअल वो काम कर रहे हैं जो बेसिकली हमारी अगली पीढ़ियों के लिए एक नए समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की योजना के साथ। इस दौरान हमने ये तय किया है, बहुत स्पष्ट तरीके से तय किया है। आप लोगों में से एक साथी था, उसने मुझे आते ही सबसे पहले सलाह दी थी कि बलारा जी अगर ऐसे और हो जाए तो कैसा रहे। मैंने उनको ये कहा था, बिल्कुल एकदम 100% सही है, ऐसे ही होना चाहिए, पर वो करने के लिए जो लोग हैं वो तो हैं ही नहीं। जिस तरह के लोग चाहिए, जिस तरह का व्यवस्था हमको चाहिए वो तो है ही नहीं। तो होने को तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इनकी इस सत्ता को अभी रिजेक्ट कर दें, अभी के अभी इसका बहिष्कार कर दें कि नहीं मानते हम तुम्हारे रुपए को, नहीं मानते हम तुम्हारी व्यवस्था को, नहीं मानते हमारे कलेक्टर को, नहीं मानते हम तुम्हारे कानून को। कर भी तो रहे हैं, ये हमारे बीच में आदिवासी बैठे हुए हैं, ये कर भी तो रहे हैं।
लेकिन इनको कभी भी पकड़ करके कभी गोली मार दी जाती है, कभी एसिड पिला दिया जाता है, कभी ट्रक के नीचे कुचल दिया जाता है, कभी 10-10 दिन जेल में सड़ाया जाता है, कभी अस्पताल के अंदर उनको गोली मार करके अंदर रखा जाता है और मिलने भी नहीं दिया जाता है। अभी हो रहा है ना वहां बस्तर जिले के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के साथ में। क्यों? वही टुकड़ों में बंटने वाला काम, सबका अपना अपना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इसी की वजह से इनके पास अपनी पूरी व्यवस्था है। आदिवासियों के पास तो इस धरती के असली मालिक हैं, इस जमीन के असली वारिस हैं, जो अपने आप जो असली भारत सरकार हैं, डिक्लेयर किया हुआ है और सरकार ने माना हुआ है कि हाँ तुम हो, तुम ठीक हो। कोई पुलिस वाला टोकने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था को नकारने की हिम्मत उनकी नहीं है। फिर भी इनको कलेक्टर के आगे, डीएम के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि हमारी जमीन को छोड़ दो। कहने को तो ये ग्राम सभा की ताकत को एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहे। इनको मालूम है कि ये ताकत है, इनको पता है कि वो ताकत है, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो समझ नहीं है लोगों में, सब में समझ नहीं है। हम जैसे 4-5 लोगों को समझ हो गई उससे थोड़ी ना बात बनेगी, 100-200 लोगों को समझ हो गई उससे थोड़ी बात बनेगी। हजारों लाखों लोगों को जब समझ होगी और हर तरफ से जब समझ वाले लोग उठेंगे तब बात बनेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि नहीं, लड़ाई तुमको लड़नी पड़ेगी, लड़ाई जिसकी है उसी को लड़नी पड़ेगी। उसके लिए हम आपकी वकालत करेंगे नहीं चलेगा, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग साथ देंगे। और इसका बड़ा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं ये कहूं, नुकसान किसको होगा ज्यादा से ज्यादा? अभी क्या है कि मोर्चे में अगर ज्यादा मैं बोल रहा हूं तो मोर्चे में मेरा नाम थोड़ा ज्यादा है, उसकी वजह से बदनामी होगी तो मेरी होगी, मोर्चे की तो नहीं होगी। अगर मेरी बदनामी के बदले में मोर्चे के लोगों को बोलना आ जाए तो क्या नुकसान है? अगर मेरी बदनामी और मेरी बुराई के बदले में अगर लोग एक दूसरे पर सही सवाल उठाना सीख जाएं तो क्या गलत है? अगर उसके बदले में कलेक्टर से पूछना शुरू कर दें, डीएम से पूछना शुरू कर दें, खुद लिखना चालू कर दें, खुद चिट्ठियां लिख दें। अपार आईडी का मुद्दा आपने देखा ना, जेएसएम के साथियों ने पूरे देश के अंदर किस तरह से पूरे भारत के अंदर चल पड़ा। ऑटोमेटिकली स्कूलों के अंदर बंद हो रहा है, लोगों को मुश्किलात हो रही है, कि अफसरों को मुश्किल हो रही है, टीचर्स को टारगेट मिल रहे हैं कि तुमको इतनी अपार आईडी बनानी पड़ेंगी। इसका मतलब हमने बोलना सिखा लिया। अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो साथियों ने जो एचपीवी वैक्सीन के लिए जो अपनी केस डाला था, उसके लिए नोटिस किया। नोटिस करके जब सारे सचिवों को जब नोटिस करके पूछा कि तुम लोग किस बेसिस पर एचपीवी वैक्सीन को फोर्स कर रहे हो, अभी सरकार को वापस लेना पड़ा ना। ये अवेयरनेस का ही तो मसला है। अब अवेयरनेस जो भी फैला रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे मुद्दों पर अगर कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा संगठन अपना संगठन को लेकर के अगर मान लो अवेयरनेस फैला रहा है तो हमारा ही तो काम कर रहा है। या हम अपने यहां से कोई बात बोल रहे हैं जिसकी शुरुआत किसी और संगठन ने की थी तो हम उनका काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे का ही तो काम कर रहे हैं। यही काम जनता सरकार मोर्चा का है। ये नहीं है कि हमारे कोई मुद्दे फिक्स हैं। हर वो मुद्दा हमारा मुद्दा है जिसमें आम जन को ताकत मिलती हो, जिसमें प्रशासन को ये आईना दिखाने की मतलब हिम्मत आती हो जनता के पास कि तुम असल में नौकर हो, तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जहां लोगों में चेतना आती हो, जहां लोगों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ता हो, हर वो चीज हम लोग मोर्चे के अंदर करने के लिए चले हैं। इस दौरान बहुत से तरह के लोग आएंगे और हम हर मीटिंग में ये कहते आए हैं कि देखो भाई, अपनी क्रेडिबिलिटी पे किसी के साथ जैसा मर्जी व्यवहार करो, लेकिन अगर यहां आपने मोर्चे के अंदर अगर मंच मुझे दिया है, आप लोगों ने, अभी डॉक्टर रीना ने बोला कि वो अपने 3 दिन का क्लिनिक बंद करके यहां आई हैं और अपने सारे पेशेंट्स को छोड़ करके सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो पेशेंट्स देखते रहते हैं, खाना पीना भी जब गाड़ी में होता है। अगर इतने बिजी व्यक्ति भी अगर अपना काम छोड़ करके आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी समझ का लेवल क्या होगा। तो क्या ऐसे लोगों के साथ भी चीटिंग करोगे आप इस मोर्चे के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके? वो नहीं। हम इसलिए हम कहते हैं कि आपस में पैसे का लेन देन करो तो अपने रिस्क पे करो। इवन हमारे साथ भी अगर कोई पैसे का लेन देन करो, अपने रिस्क पे करो। जहां तक बात आवेदन की आई थी, एक काम करो, किसी भाई का अगर कोई 5 या 10 लाख रुपए का लोन हो, मैं इसे वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, 5 लाख का 10 लाख का लोन हो, एक बार कोर्ट में चले जाओ, डीआरटी चले जाओ और वकील से मिलकर देखो, मिले ही होंगे।
50,000 से कम कोई बोलता है? बात भी नहीं करता है। 2 लाख रुपए का लोन हो तो भी 50,000 रुपया मांगता है कम से कम, और अगर लोन 10 लाख 20 लाख में हो तो 2 लाख से कम में बात ही नहीं होती है, सीधा 20% का तो नाम होता है। यहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है। तो पैसों के नाम पर तो आवेदन का कोई मतलब, इसका कोई खेल ही नहीं है। हमें आने वाले टाइम में आपसे बहुत ज्यादा, हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े। इसलिए हमने कहा था, शुरुआत में ही कहा था कि अब जब यदि आपका आवेदन लग जाए, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, थोड़ा आराम मिल जाए, तो अपनी कमाई का 10% अपने घर में एक गुल्लक में कहीं पर रखना शुरू कर दो और उस पैसे को समाज के लिए लगाना चालू कर दो। ऐसा कोई आयोजन हो रहा है, उनको कमी पड़ रही है, उनको दे दो। इसी तरह की कोई दूसरे काम चल रहा है, वहां किसी के पास किराया नहीं है, उसको दे दो। इतना तो कर ही सकते हैं हम, जब आपको रिलैक्सेशन हो गया। हमारे लिए आपकी जरूरत नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा काम करना होगा, अभी हमको घनश्याम वर्मा जी ने बोला कि भाई हमारे को वकीलों को पैसा देना है, तो कहां से दें? मैंने कहा है अपने पास। अभी मांगना नहीं पड़ा किसी से, क्योंकि हमारे पास जमा हो रहा था, हमारे पास इतना था, हमने फटाक से 1 लाख रुपया खाते में ट्रांसफर कर दिया। अभी वकील जब और मांगेंगे, एक वकील सुप्रीम कोर्ट का 30-30 लाख रुपए मांगता है। जब सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील के पास जाओ और इतना बड़ा मुद्दा लेकर के जाओ ना, एक हियरिंग का मांग लेता है। जब अरुण जेटली, क्योंकि हमें याद है लखीमपुर खीरी में जब गए थे, वहां किसानों की जमीन की नीलामी का मुद्दा था, और ये अरुण जेटली, सॉरी कौन था ये मोटा सा था जो, राम जेठमलानी, उसने 30 लाख रुपया एक हियरिंग का, 25 लाख रुपया एक हियरिंग का मांगा था, सिर्फ एक का। कहां से देंगे भाई किसान लोग इतना? तभी तो बोला ना कि बहुत सारे लोग हो जाओ, ताकि बहुत हिस्सा नहीं है, बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके जोड़ के वकील को दे देंगे कि तुम वकील वाला काम तुम करो, सबूत हमने इकट्ठे किए हुए हैं, और संख्या बल जाकर के प्रेशर बनाएगी अदालत के ऊपर कि हमारी बात सुनो तो सही, कम से कम हम सुनने की बात कह रहे हैं। तुम अगर कह दोगे कि हम गलत कह रहे हैं तो बात आगे की फिर देखेंगे। तो इस तरह से ये तो एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, आप सब लोग मोर्चे में क्यों जुड़े हो, यह आपको स्पष्ट होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अभी उसने बोला हैप्पी ने, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा था, कर रहे थे ना, तो करते रहो ना, कौन रोक रहा है भाई? तुमको क्या जरूरत पड़ी है फिर मोर्चे का नाम लेने की, जब तुम उससे पहले इससे बढ़िया, इससे बड़ा काम कर रहे थे? तो हमें जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे, हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ले लेंगे। हमें किसी चीज में कहीं पर भी आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, हम कॉल दे देंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप जनता सरकार मोर्चा से क्यों जुड़ रहे हो। मैं जनता सरकार मोर्चा से इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मुझे अपने जीवन में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी है जो पूरी दुनिया को यह बता सके कि संभव है एक ऐसे विद्यालय की परिकल्पना करना या एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए रोजगार की संभावना हो, एक ऐसा समाज का निर्माण करना, पूरे दुनिया को यह संदेश देना एक जगह से। और उसके लिए मैं अपना प्रयास दिन रात कर रहा हूं। इस दौरान बीच में जितनी लड़ाइयां आएंगी, अपार आईडी की लड़ाई हमने थोड़ी ली है। अपार आईडी के बारे में अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, मैं 2022 में भी बोल रहा हूं, 2021 में भी बोल रहा हूं अपार आईडी के बारे में। जो ये केमिकल छिड़का जा रहा है इसके बारे में भी बोल रहा हूं, जो सीसीटीवी कैमरे से चालान कट रहे हैं मैं इसका भी बोल रहा हूं, जो आधार कार्ड को अनिवार्य कर रहे हैं मैं इसका भी बोल रहा हूं, जो गाड़ियों का चालान घर पे आ रहा है मैं उसका भी बोल रहा हूं, जो बिल उल जुलूल आ रहे हैं उसका भी बोल रहा हूं, ग्रुप हाउसिंग लोन का भी, ग्रुप का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पे जो लोन मिल रहा है इस पे भी बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में आपके घरों तक रिकवरी वाले कैसे आएंगे ये भी बोल रहा हूं, जमीन मकान दुकान कैसे नीलाम होंगे इस पे भी बोल रहा हूं। क्यों जी? आपके जो पशुधन है उसके कान के ऊपर वो लग रहे हैं उस पे भी बोल रहा हूं, कुत्ते बिल्ली सुअर ऊंट घोड़ा गधा सबको इंजेक्शन लग रहे हैं मैं उस पे भी बोल रहा हूं, खेत का बीज खत्म होने पे भी बोल रहा हूं, डंगरों का बीज खत्म होने पे भी बोल रहा हूं, आईवीएफ सेंटर खुलने पर आदमी का बीज खत्म होने पर भी बोल रहा हूं, गाड़ियों को जबरदस्ती स्क्रैप करने पर भी बोल रहे हैं, जबरदस्ती की वो नेम प्लेट नंबर प्लेट लगाने पर भी बोल रहे हैं,
आधार कार्ड को अपडेट फेशियल रिकॉग्निशन वाला बनाने पर भी बोल रहे हैं, बायोमेट्रिक पर भी बोल रहे हैं, डेटा देने पर भी बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर हम नहीं बोले हैं? यानी कहने का मतलब है इस दौरान बीच में जो भी लड़ाई आएगी, जो सत्ता को, प्रशासन को मजबूत करेगी और जनता को कमजोर करेगी, वहां फिर से हम लोग ये बात दहाड़ने के लिए फिर से खड़े हो जाएंगे कि भारत की हुंकार है। एक बार बता तो दो, भारत की हुंकार है तो जनता ही सरकार है। ये बताने के लिए एक बार तो चिल्लाना पड़ेगा ही ना। अब मान लीजिए आप केवल अपने आवेदन के लिए आए हैं, तो हमें क्या बुरी बात तो नहीं है ना। अपने स्वार्थ के लिए जुड़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। बस हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा यह स्वार्थ है, इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं ना कि मैं अपने बच्चे के लिए लगाऊं, मैं तो नहीं कह रहा मैं आपके लिए लगाऊं। जिस दिन मैं पैसे के लिए करूंगा उस दिन बोल दूंगा कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। एक शख्स ने मुझे बोला, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं, मुझे कुछ देने की पेशकश की किसी ने कि मुझे आपके लिए कुछ करना है। मैंने कहा मेरे को अपने लिए कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ये मोर्चा पड़ा इस पे कर दो, इसमें तो मैं करता ही रहता हूं जो भी है, मुझे आपके लिए करना है स्पेशली। मैंने कहा देखो मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं वापस तुम्हें रीपे कर सकूं। आज आप मेरी कोई मदद कर देंगे, कल को आपकी जरूरत पड़ी और मैं टाइम पर उपलब्ध नहीं हुआ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पता ही नहीं है दिन रात कहां पर हूं मैं, कहां नहीं हूं। क्या पता फोन साइलेंट करके मैं सो रहा हूं कि मैं सोया नहीं था तो आज मैं सो लेता हूं, कि जब फिर तुम हमें कहोगे कि जिस दिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तुम फोन भी नहीं उठाया। तो मैंने कहा कि मेरे लिए कुछ करोगे, आवाज बढ़ाना इसकी, कि मेरे लिए कुछ करोगे तो मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं आपके लिए वापस कुछ कर पाऊं। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया, आवाज बढ़ाना इसकी, माइक की। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने जो ये मदद करनी है ना, ये उसके बदले में नहीं करनी है जो आप आगे हमारे लिए करने वाले हो, ये मैंने उसके लिए करनी है जो आप हमारे लिए कर चुके हो, तो हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो फिर मैं आपका ये मदद स्वीकार कर लेता हूं। तो उन्होंने मुझे कुछ सामान दे दिया। वो सामान मैंने असल में मोर्चे के लिए ही इस्तेमाल किया है, व्यक्तिगत अपने लिए इस्तेमाल किया नहीं, पर मैंने बताने की जरूरत नहीं, वो सामान दे दिया। अब वही शख्स दुनिया के फेसबुक अकाउंट पे कमेंट करके लिख रहा है कि ये तो पैसे के लिए कुछ भी बेच देगा। समझ रहे हैं आप बात को? इस लेवल पर गिर जाते हैं लोग फिर। इसलिए मुझे पता है इस बात का, इसलिए मैं पहले ही किसी से भी कोई भी सहायता, कोई भी मदद लेने से पहले ही मना कर देता हूं। मुझे नहीं चाहिए भाई आपसे कुछ भी। इतना ओपन बोलने के बाद भी, अभी भाई कह रहा था मैं कल आपके लिए लस्सी लेकर आऊंगा, वो ले आएगा तो उसको मना थोड़ी करूंगा कि मैं आपके हाथ का पीऊंगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे लोग गए हैं जो क्या पता जहर डलवा दे मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम लोग यहां अगर अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं तो हमें स्पष्ट होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, पर दुनिया को झूठ बकाने के लिए कुछ भी बोलने का कोई तुक नहीं है। मैं नहीं बोलता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं कि आपस में एक दूसरे को चीट मत करिएगा। जब कभी आपको मिलवाने का लॉजिक यही है, लोगों के ग्रुप में से फ़ोन नंबर लेना, लोगों को बरगलाना, लोगों को बहकाना, लोगों को कुछ भी बोलना। एक बात याद रखिएगा हमेशा, मैं अपने साथियों को कल से परसों से एक ही बात बोल रहा हूँ लगातार, मैंने अभी कमरे में भी बोला था और मैं अभी फिर आप सबके सामने बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट।
अगर निरंतरता होगी हमारे प्रयास में, तो सामने कितना ही टैलेंटेड और कितना ही बड़ा षड्यंत्रकारी आदमी खड़ा हो, उसे ध्वस्त कर देंगे हम। और निरंतरता केवल तब आ सकती है यदि हम सच्चे हैं। तो सच्चे हैं तो ताकत आएगी हमको। रस्सी होती है, वो तो सन से बनी है या प्लास्टिक से बनी है। पत्थर कितना कठोर होता है, सुबह शाम उसके ऊपर चलाते रहो रस्सी को, पत्थर पे निशान पड़ जाता है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, वो निशान पड़ जाएगा। हम व्यवस्था को चुनौती देने की पोजीशन में केवल तब होंगे यदि हमारे प्रयासों में निरंतरता होगी। यदि हम किसी किसी मौके पर उठते हैं, यदि हम कोई आवेदन आया था या कोई कुर्की आई थी हम तब उठते हैं, नहीं बनेगी बात। जिस दिन कोई कुर्की नहीं है, जिस दिन कोई नीलामी नहीं है, उस दिन आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। क्या उस दिन आप किसी व्यक्ति को जगा रहे हो? भाई आपका रुपए वाला मसला सबको नहीं चाहिए, कर्जे वाला मसला सबको नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको वो दो। उसको एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट चाहिए वो दे दो, हेल्थ वाला चाहिए वो दे दो, खेती वाला चाहिए आपको, खेती की समझ है वो दे दो, नहीं है तो लेके दो। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है वो लेके दो। दूसरा, आपके पास अपनी टीम का होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? सेंट्रल टीम के भरोसे, बलारा की टीम के भरोसे या किसी और टीम के भरोसे या कन्नड़े की टीम के भरोसे नहीं रहने की जरूरत है। आपको अपनी टीम के भरोसे रहने की जरूरत है कि कोई और नहीं हुआ तो ये टीम तो है। और वो टीम तब तक कॉन्टिन्यूसली आपके साथ चलेगी जब तक उनमें आपसी समझ है। आपसी समझ। अभी जो आपने सुबह प्रकरण देखा, आपको लगा कहीं भी आपसी समझ का लेवल कोई था? लगा? बोल के बताइए। नहीं लगा ना। कोई लेवल ही नहीं है तो आप उसको कैसे आप समझा सकते हो किसी व्यक्ति को उस लेवल पर जा करके? या तो आपको अपना लेवल गिरा के उनके लेवल पर लाना पड़ेगा या उनका लेवल उठाना पड़ेगा। मैं तो उनका लेवल उठाने पे लगा पड़ा हूं। वो नहीं तैयार हैं तो भाई अपने नीचे लेवल पे अपने आप रह लो, हमें नहीं दिक्कत है। और उन्होंने जो किया यहां से जाने के बाद, वो तो बहुत ही घटिया एक्टिविटी थी। मतलब हम लोग वहां बैठ करके हमने नाश्ता शुरू नहीं किया है और यहां हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सारा मसला हल हो गया है, और वो दिल्ली में किसी को भेज रहे हैं कि देखो कितना हमने कितना बड़ा मतलब घोटाला उजागर कर दिया, जैसे कितना बड़ा तीर मार दिया। अपनी क्रेडिबिलिटी को जीरो करके मतलब क्या साबित करना चाहते हैं आई डोंट नो। पर हम फिर से आप लोगों को एक ही बात कहेंगे, आपको क्या करना है खाली कि जो यहां चले इस पूरे 3 दिन में, इसमें से जो आपके काम का है वो ले लीजिए बस, बाकी सब यहीं छोड़ जाइए। कोई जरूरत नहीं है किसी का अननेसेसरी का बोझ ढोने की, कोई अननेसेसरी की बात ढोने की। आप मिलने आए थे, हम मिले। आप कुछ समझने आए थे, आप समझिए। आप कुछ सवालों के जवाब लेने आए थे, कागज पे लिख कर दे दीजिए, आपके सब सवालों के जवाब देंगे। वो जो हैप्पी ने बोला था कि सवालों के जवाब नहीं देते हैं, कहते बाद में दूंगा, वो सारे सवाल जाते हुए रास्ते में पढ़ता हूं क्या सवाल हैं, और फिर जाने के बाद जब किसी अगली सभा में बोल रहा हूं तो हर सवाल का जवाब देता हूं। उस सभा के अंदर बोल के जवाब दे देता हूं मैं, जरूरी नहीं है वो पढ़ के जवाब दूं, जवाब मिलना चाहिए ना बात का। तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सवालों का जवाब जितना अपना स्तर है उसके हिसाब से ना दिया। अब आता है मोर्चे का उद्देश्य स्पष्ट हो गया आपको, यानी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे, जिसकी मदद लेनी पड़ेगी वो लेंगे, जिसको मदद देनी पड़ेगी वो देंगे। हां, यह तय है कि मौजूदा व्यवस्था में जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
ना उनको मदद करेंगे ना उनकी मदद लेंगे। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना उनकी मदद देंगे ना उनकी मदद लेंगे। इतना स्पष्ट है। मैं अपने लिए स्पष्ट कर देता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैंने तो अपने जीवन में यह भी प्रण किया हुआ है कि मैं कभी अपना घर भी नहीं बनाऊंगा। मैंने अपने भाग्य में दरिद्रता जानबूझकर लिखी है। इस बड़ी गाड़ी में चलना अमीरी की निशानी नहीं है, यह मेरी मजबूरी है। मेरी छोटी गाड़ी है, वो कहीं भी नीचे से लग जाती है। इतना लंबा सफर होता है। अभी एक सफर 4000 किलोमीटर तो हो चुके हैं घर से चले हुए, और 4000 किलोमीटर में से अब यहां से फिर 1000-2000 तो अभी चलना बाकी है, हमारा पेंडिंग है, जब तक घर नहीं पहुंचेंगे। तो आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है दूसरी छोटी गाड़ी के अंदर चलना। तो ये कोई लग्जरी की निशानी नहीं है। इसमें भी देखा होगा आपने सामान कैसे भरा हुआ है ना। यही छोटी पड़ जाती है हमारे लिए। तो बाकी चीजें समय के साथ सबको क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा किसी को जवाबदेही, मतलब मैं समझता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अपने विवेक से कर रहा हूं, और आप सबको भी अपने विवेक से करना है। यहां तक था मोर्चे का परिचय। मेरा अपना परिचय आप सब लोगों को मालूम है। पेशे से मैं शिक्षक हूं, और अपने इस शिक्षा के अभियान में पिछले 15-20 सालों से मैं लगा हूं। अपनी तरफ से जितना मेरे से हो पा रहा है, बहुत बड़ी फौज शिक्षा के क्षेत्र में हमने तैयार कर भी ली थी। बहुत बड़े बदलाव की तैयारी भी कर ली थी। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद सरकार की खिलाफत खुले दिल से करने लगा, जबान खोलकर करनी शुरू कर दी। किसान आंदोलन में साथ देना शुरू कर दिया। तो जो लोग अपने बच्चे की पेरेंटिंग के चक्कर में मुझसे मिले थे, मुझे कहना शुरू कर दिया कि मास्टर का तो दिमाग खराब हो गया है, ये तो सरकार के खिलाफ चल पड़ा, अब ये हमें भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। फिर जेल होने के बाद तो पक्का हो गया उनको, वो तो भाग गए। फिर मुझे देखा कि यार जो मतलबी लोग थे, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आए थे, जब सच में लड़ना पड़ेगा वो तो फिर भाग जाएंगे। तो क्रांतिकारियों की फौज तैयार करनी पड़ेगी, तब दौड़ने चले। फिर कर्जे वाले मसले में भी ऐसे मिले, जब असली लड़ाई की बारी आती है तब भाग जाते हैं। जब अपने वाले कब्जे की बारी आती है तब वो हमारी तरफ ही देख रहे होते हैं कि आप कुछ करिए। यार ये भी लड़ने वाले नहीं है तो कौन मिलेंगे लड़ने वाले। ये ऐसे ऐसे राजीववादी, जो ऐसे ऐसे ये अपने आप को राजीववादी कहते हैं। राजीव भाई के किसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते मैंने इनको कभी नहीं देखा। किसी गांव में गया मैंने नहीं देखा। उनकी किसी बात पर लोगों को समझाते मैंने नहीं देखा। सामान बेचते तो मैंने देखा है, जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई अपना वो लगा करके सामान बेचा खाली। चलो सामान तो हम भी बेच रहे हैं, हम अपनी किताब बेचेंगे, लेकिन हम राजीव भाई का नाम तो नहीं ले रहे कम से कम। तो कौन क्या कर रहा है इससे बिल्कुल परे होकर के अब हमें अपना स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या मकसद है। तो फिर से वही लाइन दोबारा से बोलनी पड़ेगी, व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, इन सारे सवालों के जवाब तब देने का फायदा है जब आपको मालूम हो कि व्यवस्था क्या है, मौजूदा व्यवस्था क्या है, मौजूदा व्यवस्था में कमी क्या है, उस कमी का कारण क्या है, उस कारण को दूर कर दो, कमी दूर हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी तो व्यवस्था बन जाएगी, परिवर्तन हो गया। कारण जिसकी वजह से है, यानी कि वो व्यवस्था के अंदर जो खराबी है वो जिसकी वजह से है, वो खराबी दूर करनी है कि नहीं। अगर मान लो आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, कोई ऐसा तो है नहीं है कि भाई इस गिलास की जगह दूसरा गिलास देना है। बच्चे तो आपको फिर भी पढ़ेंगे, आप बीमार तो फिर भी पढ़ोगे, इलाज तो आपका फिर भी होगा, लड़ाई झगड़े तो आपके फिर भी होंगे। क्यों जी? मतलब आपकी आंख, कान, नाक, जो शरीर के अंग है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, आपके जो समाज के अंग है वो भी ऐसे ही रहेंगे, आपको ट्रैवल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है जो आपको बदलना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना जरूरी है। उसके लिए फिर आपको ये समझना पड़ेगा, कई लोग ना हम लोगों को बोलना शुरू कर देते हैं
कि आप तो बलारा जी, क्या आप चाहते हो कि हम लोग अपने पुराने टाइम में चले जाएं? मैंने कहा पुराने टाइम में कैसे चले जाओ? पुराने टाइम में कैसे? बोले आप जब बात करते हो तो बोलते हो हमारे दादा परदादा ऐसा करते थे, तो क्या तुम चाहते हो कि हम दादा परदादा के जमाने में चले जाएं? अरे नहीं भाई, वो रेफरेंस के लिए है। अभी भी जब आपके कहीं दूसरे गांव में या किसी दूसरे शहर में कोई बढ़िया खेती कर रहा हो बिना केमिकल की और उसकी ठीक पैदावार हो रही हो, तो उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या? वहां जाकर देख के आएंगे ना? भाई अगर मेरे दादा के जन्म टाइम पर जब मैं छोटा हूं, मेरे गांव में एक भी नशा नहीं होता है, किसी लड़की को अपने लिए असुरक्षा का भाव नहीं आता है, तो मैं उसका जिक्र ना करूं या करूं? करना चाहिए। मैंने यह बताया कि मेरे दादाजी के टाइम पर कोई लड़की असुरक्षित महसूस नहीं करती थी। मेरे टाइम पर जब मैं हूं और मेरा बच्चा जब छोटा है, लड़की छोड़ो, लड़का भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है कि नहीं बात? तो अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ यह जानना है कि भाई मेरे दादाजी के समय में ऐसा क्या खास था जो अब नहीं है। उसमें से जो आज पॉसिबल है उसको यूज कर लेना है। क्यों जी? तो मेरा बच्चा, मेरा लड़का लड़की दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। अगर उस टाइम पर मैं ये कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में डॉक्टर ही नहीं था, मेरे गांव की बात बता रहा हूं, जब मैं छोटा था मेरे गांव में डॉक्टर नहीं था, अचानक किसी को पेट में दर्द हो जाता था तो बोलते थे बुलाइए भाई जयनारायण डॉक्टर ने। और जयनारायण डॉक्टर कौन था? एक छोटा सा झोला रखता था अपने साथ में, उसमें कुछ दवाइयां कुछ इंजेक्शन रखता था, और जिसको भी कुछ भी हो रखा है बस वो एक ही इंजेक्शन लगाता था सबको, 2.5 किलो वाला। यही था ना? सबके गांव में यही था। तो जब पूरे गांव में ना तो एक भी नर्स है, ना एक भी पीएचसी है, ना एक भी डॉक्टर है, मैं इसका यह मतलब लेता हूं कि पूरे गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता था। तब मुझे क्या करना है कि मेरे दादा के टाइम पर ऐसा क्या था कि कोई बीमार नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे वो ढूंढना है, और जो उसमें से आज संभव हो वो लगा देना है। तो बीमारी खत्म हो गई, उधर से सामाजिक सुरक्षा खत्म हो गई, इधर से बीमारी खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं कि मेरे दादा के टाइम पर मेरे गांव में मेरी मां की मदद करने के लिए जो वाल्मीकियों की एक मेरी चाची आती थी, जो कि हमारी ज्यादा 25-30 भैंसें थी, उनका गोबर साफ करने के लिए उसकी मदद करने, मेरी मां की मदद करने आती थी। वो वाल्मीकियों की जो औरत थी उसे हम गरीब लोग बोलते थे, और वो गरीब लोगों के हाथों में भी सोना और चांदी था। मतलब वो आ रही है गोबर साफ करने में मदद करने मेरी मां की, और उसके हाथ में भी सोना चांदी है। तो यार उस टाइम पर ऐसा क्या था कि हर गरीब से गरीब के पास भी धातु है, अपनी सोना और चांदी है। और आज ऐसा क्या है कि 50 एकड़ का जमींदार हो चाहे कोई करोड़पति हो, वो अपनी औकात से ज्यादा का कर्जा लेके बैठा हुआ है। सिर्फ ये कारण ही तो ढूंढने हैं, तो जो उस टाइम का बेस्ट है वो निकाल के रख देना है और उसका यूज कर लेना है, जो आज के टाइम पे यूज हो जाए, तो हमारा कर्जे का मसला दूर हो जाए, हमारा धातु का, हमारी समृद्धि का मसला दूर हो जाए। क्यों जी? कर्जा और समृद्धि वहां से निकल आएगी जो यूज हो सकता है। नहीं हो सकता है तो मिलकर इतने सारे दिमाग है, वहां दिमाग लगाओ ना, असली चीज पे, असली बीमारी पे दिमाग लगाओ ना कि यह कैसे दूर होगा। क्योंकि जो लोग हमारी खिलाफत कर रहे हैं, वो कौन लोग खिलाफत कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। फोन करेंगे, भलारा जी ऐसे करो ना, क्या करूं? सीएम का घेराव कर देते हैं। मैंने कहा कितने लोग हैं तुम्हारे पास टोटल? वो जो तालकटोरा स्टेडियम में गए थे हजारों लोग, उन्हीं हजारों लोगों को वहीं से कह देता चलो सीएम का घेराव करने चलते हैं, और वहां लठ खाने पड़ सकते हैं और आंसू गैस के गोले भी पड़ सकते हैं। चल पड़ते क्या सारे के सारे? बाहर निकलते निकलते आधे रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ते, आधे बस स्टैंड की तरफ चल पड़ते, आधे किसी दुकान में घुस जाते, आधे कहीं और चल जाते, और बाद में पता चलता लाठी और गोली खाने के लिए सिर्फ हम खड़े हैं। हमारे ऊपर वही मुकदमे हो जाते जो भगत सिंह और के ऊपर होता कि आतंकी थे, आतंक फैलाने आए थे, और फिर आतंकी करके जेल में 15 साल 20 साल फैला देते। नहीं यकीन होता हो तो थोड़ी संख्या के केस में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है इनसे पूछ लेना। यही होता है जी, होडल में यही हुआ हमारे साथ।
तो लड़ने वाले लोग हैं नहीं, मेरे को कह रहे हो कि तुम ये करो, तो मैं इतना तो कह सकता हूं ना भाई, तुम्हें लगता है ये वाला रास्ता ठीक है, तुम कर लो, ये तो कर सकते हैं ना, क्यों जी? तो भाई फिर बात आती है, जिस टाइम को आप ये कह रहे हो कि अनपढ़ता थी, अनपढ़ था पूरा देश, अरे भाई अगर अनपढ़ होते हुए हम बीमार नहीं होते हैं, असुरक्षा की भावना नहीं है, पूरे गांव में कोई बेरोजगार नाम का कोई शख्स नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, एक एक परिवार में 25-25 लोग रहते हैं तब भी कोई बेरोजगारी नहीं है, आज एक एक बेटा एक एक बेटी है तब भी बेरोजगारों की फौज घूम रही है, तो उनके पास ऐसी क्या व्यवस्था थी यार, एक बार पता तो कर लो उसमें से कौन से वाली यूज हो सकती है। यानी उस पर बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो रिजल्ट निकल के आएगा? नहीं आएगा। और मैं यहां से बोलूंगा और आप सुन लेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। इतना समय लगाने का, धीमी प्रोसेस में चलने का बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब तक आप ये बातें जो मैं यहां से बोल रहा हूं, आप अपने तरीके से समझकर खुद बोलना चालू नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। जब तक लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप उनके जवाब देने वाली पोजीशन में ना हो जाओ, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा पॉसिबल है। दूसरी बात, कही हुई बातों को रिपीट नहीं करना है, अपने विचार क्रिएट करने हैं। और ऐसे पूरे चांसेस हैं कि आप में से बहुत बड़े बड़े योद्धा निकल के आए जिनके पास हमसे बहुत बड़े विचार हों, जो अपने अपनी जगह पर लागू हो सकते हों। जैसे कल जो भोपाल में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो ऑर्गेनाइज किया था, वो ललित भाई ने आकर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था राजस्थान से। वो एडवोकेट हैं। उन्होंने मेरे से पूछा, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास उससे अच्छा आइडिया हो सकता है। मैंने वीडियोज में बोल दिया कि आपका भुगतान हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बात करते करते उन्होंने पूछा मेरे से कि भाई साहब, जो अगर हमने भुगतान कर ही दिया है तो क्या हम भुगतान करने का नोटिस भी दे दे बैंक को? मैंने कहा दे दो अगर दे सकते हैं तो। बोला मैं एक नोटिस ड्राफ्ट करता हूं जिसमें हम बैंक को बोल देंगे कि हम वैध रुपए में तुम्हारा भुगतान कर रहे हैं, और क्योंकि ये गाइडलाइन है आरबीआई की कि भुगतान होने के इतने दिन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उनको एनओसी जारी करनी होती है, 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। तो बोला मैं नोटिस दे के देखता हूं। उन्होंने बैंकों को नोटिस दे दिया, बैंकों के जवाब फिर भी नहीं आए, नोटिस का जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो बैंक फंस गया। अब उस एनओसी जारी करने के नाम पर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया, और बड़े कमाल की और खुशी की बात यह है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, कोर्ट में दाखिल हो गया। हम पीआईएल के रास्ते जाने की प्लान कर रहे थे, वो इस रास्ते चले गए। वहां जाकर के फंसेंगे कहां वो? वहां जाकर के वो फंसेंगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इंटरिम राहत तो मिल गई, अभी के लिए उनको राहत मिल गई कि ठीक है, अब बैंक वाले उनकी नीलामी नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने कहा था कि ठीक है, जितने भी लोगों का आवेदन लगा हुआ है ना, सबको ऐसे करके भेज दो, सभी का चालू कर दो। लेकिन वहां फंसेंगे कहां कि जब हम कोर्ट में जाएंगे, दस्तावेज मांग, जैसे वो भाई दस्तावेज मांग रहा था ना हमसे, डॉक्यूमेंट मांग रहा था, वो डॉक्यूमेंट कहां से आए हैं? आरबीआई के आर्काइव से। कौन लाया है? घनश्याम वर्मा जी। घनश्याम वर्मा जी उन दस्तावेजों को ले आए। एक दो जगह मेरे भी दस्तखत हैं, पर अपन उन्हीं के हैं, वो उन्हीं की रिसर्च है, हम तो बाद में बीच में घुसे थे। वो तो हम पे उन्होंने भरोसा किया और हमको उसका क्रेडिट दिया, वो उनका बड़प्पन है। लेकिन घनश्याम वर्मा जी के कागज हैं। घनश्याम वर्मा जी बोले कि एक तो ये दस्तावेजों पर आपका नाम चाहिए हमको पूरे मोर्चे में किसी पे भरोसा नहीं है। मेरे को बोल दिया, मैं फंस गया। दूसरा, मुझे अपने साथ कोई दूसरा आदमी भी चाहिए इन पर्सन खड़ा होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी घनश्याम वर्मा जी को और देवेंद्र बलारा को मिली हुई है।
अगर इनका कोई केस होगा कर्जे का तो इनके वो दस्तावेज वैलिड हैं। आ गई बात समझ में? मेरा कर्जा होगा तो वो दस्तावेज आरबीआई ने मुझे दिया हुआ है कि हां तुमको कर्जा दिया है वो नकली है, और जो तुमको नोट दिया है वो नकली है। हाँ, जो ये सब कुछ, वो जो जितनी बातें मैं बोलता हूं वो दस्तावेज हमें दिया हुआ है। तो मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूं कि ये देखो मुझे दिया है, और कोर्ट 1 मिनट में मुझे भरी कर, ये तो साफ साफ है, बैंक को भगा देगी, पर उससे आपका तो निपटारा नहीं होगा। नहीं समझे? वो सिर्फ उस आदमी का होगा ना जिसको दस्तावेज दिया है आरबीआई ने। अब जो वो बंदे का कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, अब वो कागज लगाएगा हमारे वाले। सर्टिफाइड कॉपी इश्यू किसको की गई है? घनश्याम वर्मा को। तो कोर्ट देखता है स्टैंप किसकी लगी है, सर्टिफाइड कॉपी, सत्यापित प्रति किसने सत्यापित किया, इसने किसके नाम पे? घनश्याम वर्मा कौन आप में से? जी वो तो यूपी के हैं, उनको लाओ बुला के ले जाओ। जिसको कागज दिया है उसी के यूज का है वो कागज, इसीलिए पीआईएल में जाना पड़ेगा और घनश्याम वर्मा और देवेंद्र वलारा को पीआईएल में शामिल होकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि हम पब्लिक की भलाई के लिए चाहते हैं, हमें इन पर्सन लड़ना पड़ेगा। अब बताओ, ये कॉमन सेंस है ना? ये तो इसको अगर कोई ये कहे कि ये दस्तावेज दबा के बैठा है, दस्तावेजों पे कब्जा करके बैठा है, घनश्याम वर्मा जी की रिसर्च पे कब्जा करके बैठा है, समझ का ही तो लेवल है कि नहीं? पर जिसको जितना समझ आएगा उतना ही बोलेगा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे पर आपकी जैसी समझ है, आप उस समझ के साथ लोगों को जोड़ना चालू कीजिए और ढूंढिए कि ऐसा क्या है जो बेस्ट हो सकता है। उस बेस्ट होने का बस एक ही नियम है कि हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। यानी मेरे अकेले का भला हो ही नहीं सकता, आखिर में वो नुकसान के रूप में ही साबित होगा, ये भी मालूम है। ये विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोगों को भी मालूम है, इसीलिए वो आपको अकेले को भला देना चाहते हैं। तुम्हें बुढ़ापे पेंशन के नाम पर, तुम्हें विधवा पेंशन के नाम पर, तुम्हें बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, तुम्हें मिड डे मील के नाम पर, तुम्हें आंगनबाड़ी के नाम पर, तुम्हें फ्री इंजेक्शंस के नाम पर, तुम्हें आभा कार्ड के नाम पर, तुम्हें आधार कार्ड के नाम पर, तुमको फैमिली आईडी के नाम पर, तुमको प्रॉपर्टी के नाम पर, तुमको सब्सिडी के नाम पर, तुमको डिस्काउंट के नाम पर, तुमको स्कॉलरशिप के नाम पर, तुमको ये अभी क्या जमीन का सत्यानाश करना है ना, पोली हाउस लगवा दो। पोली हाउस में खर्चा 20 लाख का आता है तो 1 करोड़ रुपया मिलता है सब्सिडी का। मौज हो जाती है, किसान चौड़ा होकर रहता है, उसको ये नहीं पता कि ये सारी जमीन को खा जाएगा, जिंदगी भर के लिए बंजर कर जाएगा, ऊपर से जहरीली फसल होगी, जो खाएगा वो भी मरेगा। सरकार को क्या पता नहीं है कि पेस्टिसाइड यूरिया समाज का सत्यानाश करता है, उससे बना हुआ हर थाली में रखी हर कौर में जहर आता है, पता नहीं है क्या सरकार को? लेकिन फिर भी दे रही है ना, वो डीएपी पे, यूरिया पे, पेस्टिसाइड्स पे, एंटीसेक्टिसाइड्स पे वो सब्सिडी देती है ना। यानी वो हर आदमी को फायदा देने की बात करेंगे। उस आदमी को नहीं पता है कि अगर ये फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है या सिर्फ एक हिस्से को मिल रहा है तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो नुकसान के बड़े रूप में तुम्हारे पास ही आएगा। ये भूल जाते हैं वो। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हम आपको 75 साल पहले या 50 साल पहले लेकर जाना नहीं चाहते। 50 साल और 70 साल और 40 साल का एग्जाम्पल हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि वो दौर आपने देखा है अपनी आंखों से, बस कि ऐसा दौर था, आपके बच्चों ने नहीं देखा। उनको बताऊंगा तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। क्यों जी? हमारे दादाजी थे ना, उनको अगर मैं ये बोल देता ना कि दादा 2024 में ना जब तुम मर चुके होंगे, मेरे दादाजी 2014 में एक्सपायर हो गए, तो मैं मान लो 1987 में या 1985 में उनको बोल देता कि दादा आपके मरने के 10 साल बाद एक ऐसा डिवाइस आएगा जिसमें इधर चल रही होगी, इधर मैं बोल रहा हूंगा और उधर दूर दराज बैठे लोग लाइव देख रहे होंगे टेलीविजन की तरह और जेब में रख सकेंगे। तो दादा मुझे उस टाइम बोलते 87 के दौर में कि बेवकूफ मत बना, मैंने सारी दुनिया घूम के देखी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों जी? मेरे दादाजी मेरी बात का यकीन नहीं करते। मैं अगर आपके बच्चों को बताऊंगा
कि एक दौर ऐसा था जब ऐसे होता था। वो बोलेंगे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अखबार बताते हैं कि 65 में तो यहां भूखमरी का दौर था, 40s के दौर में विश्व युद्ध का दौर था, उससे पहले हम गुलाम थे, उससे अब महामारियां थी, हमको तो वैक्सीन लगाकर बचाया था। टीवी अखबार तो यही पटे पड़े हैं ना। आज से 40 साल बाद आपके बच्चों को असलियत नहीं दिखाई देगी, वो अखबार दिखाई देंगे, क्योंकि वो दर्ज है वहां। डॉक्टर रीना बैठी हुई है, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बता दूं, क्या आप लोगों को मालूम है कि भारत देश में अभी भी आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है ना। 23 दिसंबर 2024 को अभी 4 बजकर 5 मिनट हुए हैं। इस टाइम पर भी मेडिकल इमरजेंसी लगी हुई है कागजों में। कोरोना का अभी भी चला हुआ है दौर। पता है क्या आप लोगों को? ये आपकी तरफ से तो कोरोना जा चुका, WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया। भारत के अंदर बैठी केंद्रीय सरकार ने अभी तक भारत को कोरोना से मुक्त घोषित नहीं किया है। अभी भी देश में कोरोना महामारी चली हुई है, दस्तावेजों में चली हुई है। तो अब जो 2025 में लोग टपकने वाले हैं, उनका ठीकरा अगर 30 साल बाद आपके बच्चे देखेंगे अखबारों में, तो बताएंगे कि ये 19 में चली थी नाम कोविड-19, और 25 तक चली थी, और 25 में एक नया वायरस आया था, और उसमें इतने लोग मरे थे। वो जो 5G से टपकने वाले हैं टावरों से, वो जो आत्महत्या करने वाले हैं, वो जो आपस में लड़कर मरने वाले, ये ऐसे ऐसे आपस में लड़वा के मारेंगे। वो जो लड़ने वाले हैं, वो जो भूखमरी में जब शहर और गांव का दंगा होगा आपस में, अगला जो लड़ाई होगी ना, वो हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, क्योंकि उसको तो समझ गए, हिंदू भी समझ गए, मुसलमान भी समझ गए। अगली लड़ाई शहर वर्सेस गांव होगी, क्योंकि शहर के पास 3 दिन से ज्यादा का राशन नहीं है, और गांव के पास 1 साल का राशन है। साल भर का राशन रहता है गांव के पास, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर में। तो भूखा मरता आदमी शहर का कहां जाएगा? गांव में जाएगा। और फिर गांव वाले बोलेंगे तब छोड़कर क्यों गया था गांव, भाग अब वहीं पे। शहर में कुछ है नहीं है, और गांव के पास स्पेयर नहीं है, क्योंकि गांव की जमीन भी बंजर कर दी, और गांव को बीज भी नकली दे रहे हैं। और इस टाइम पे सिर्फ अडानी के गोदामों में अनाज पड़ा मिलेगा। थोड़ा बहुत जो ओरिजिनल बीज बचे हुए हैं वो आदिवासियों के पास बचे हुए हैं, उनको कोई एनजीओ भेज करके, कभी आधार कार्ड में उनको पैसे दे करके, कभी उनके स्टाइफंड दे करके, कभी स्कॉलरशिप दे के, उनको भी नकली बीज घुसा रहे हैं। उनके वहां पे भी जाली होंगे ना, आपके यहां भी। वो भी अपनी जमीनों को खत्म करते जा रहे हैं थोड़े थोड़े चक्करों में। और बीज किसी के पास नहीं बचेगा तो फिर इन आदिवासियों को कहेंगे यहां कहां रहते हो, इधर कच्ची मिट्टी के, ये तुम्हारे लिए पक्का मकान बनाया ना, चलो ना एक बार उन्होंने अपना जंगल छोड़ा और गए, खत्म। अमेरिका में हुआ, अमेरिका में अमेरिकी एक भी नहीं है, सारा यूरोप भरा पड़ा है या एशिया भरा पड़ा है, रेड इंडियन है ही नहीं वहां। इसी तरह से भारत में भारतीय नहीं बचे, भारत के नहीं बच रहे, क्योंकि हम लोगों को शहर का बनाया जा रहा है। शहर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत केवल गांव में है, केवल गांव, जिसकी व्यवस्था जल जंगल जमीन आधारित है, जिसकी व्यवस्था अपने जंगल पे सेंटर्ड है और जमीन पर है, उसके अपना अधिकार है, वो भारत है। जिसको कुछ भी चीज बाहर से लेनी पड़ती है, कुछ भी बाहर से लेना पड़ता है, वो भारत नहीं है। अब इससे स्पष्ट आपको क्या बताएं कि भारत को भारतीयता के आधार पर अगर खड़ा करने का जो संकल्प है, उसको पूरा नहीं होने देगी सत्ता, क्योंकि सत्ता में पार्टियां नहीं बैठी हैं। सत्ता में आपको अंबानी अडानी दिखाई देते हैं, यहां के जो पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी टाटा बिरला अटरम शटरम जटरम जितने भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के असली स्टेक होल्डर वही हैं जो अमेरिका की कंपनियों के हैं, जो जर्मनी की कंपनियों के हैं, जो जापान की कंपनियों के हैं, वही लोग हैं उनके मालिक।
तो असल में पॉलिटिकल पार्टियों को अगर वो कंपनियां ही इंस्ट्रक्शंस देती हैं तो वही लोग चलाते हैं, वही पॉलिसीज बनाते हैं। वो ऐसे किसी एक छोटे से संगठन को व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी लेकर के चल करके इसको पूरा होने देंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये संगठन जनता सरकार मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन के उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा यदि इसको सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला, सहमत होने वाला प्रत्येक व्यक्ति देवेंद्र बलहारा या राजीव दीक्षित नहीं बन जाता। तब तक पॉसिबल नहीं है। सुन लेने भर से बात नहीं बनेगी। सुन करके चाहे एलईडी लगाकर गांव में चालू कर दो, जो जो मेन बातें समझ में आती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके चालू कर दो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके सुना लो, किसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर उनको समझ में आ रहा उस मुद्दे पर समझा लो। एक बात सोचो आप, सिंपल सा फंडा बताना। वो भाई ने बोला कि ये तो अपना एजुकेशन वाला एजेंडा चला रहा है, ठीक है। ये बात मुझे मेरे कुछ साथियों ने भी बोली, बोले अचानक ये एजुकेशन का फंडा कहां से आ गया? मैंने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे है? मैंने कहा देखो, मैं कह रहा हूं कि गांव में 100% रोजगार देने वाली शिक्षा व्यवस्था चालू हो सकती है। उसके लिए हमारा स्कूल, हमारी पहली शर्त क्या है कि गांव के सभी बच्चे गांव के सामुदायिक स्कूल में दाखिल होने चाहिए। तो गांव के सरपंच का, हमारे मास्टर जी का, बड़े जमींदार का, छोटे गरीब का, सबका बच्चा एक स्कूल में आ गया। दूसरी कंडीशन हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्या है कि प्रत्येक मां बाप को अपना कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा। इसमें भी लगा दे चार्जिंग, या इससे लगा दे, इन्हें थोड़ा उड़ान सिधर ले। क्यों जी? प्रत्येक मां बाप को अपना कोई ना कोई रोल अदा करना पड़ेगा। यानी आपको यदि बिजली का काम करना आता है तो स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाना है, आपको लकड़ी का काम करना आता है तो स्कूल में सिखाना है, आपको मिस्त्री का काम करना आता है तो स्कूल में सिखाना है, आप और कुछ नहीं आता है तो स्कूल के अंदर कुछ भी सामुदायिक रूप से बन रहा हो तो वहां पर दिहाड़ी देनी है। आपको पढ़ाना आता है तो आप पढ़ाओगे, आपको खेलना आता है तो आप खेलने में मदद करोगे, आपको रिसर्च करनी आती है तो रिसर्च करने में मदद करोगे, आपको जो भी करना आता है आप उसमें मदद करोगे। आप खेती करना जानते हो तो बच्चों को खेती करना सिखाएंगे, तुमको पशुपालन आता है उनको पशुपालन सिखाएंगे, तुमको घड़ा बनाना आता है, मिट्टी का काम करना आता है उनको मिट्टी का काम करना सिखाएंगे, तुमको जो जूता बनाना आता है जूता बनाना सिखाएंगे, तुमको तुमको अपना झाड़ू बनाना आता है झाड़ू बनाना सिखाएंगे, तुमको जो बनाना आता है, जरूरत का सारा सामान घर स्कूल के अंदर बच्चे अपने घर का सारा सामान बना लेंगे। बन गया व्यवस्था परिवर्तन है कि नहीं हुआ? भाई एक तरीका है कि गांव का सारा पैसा बाहर जाता जाए कंपनियों के पास, और एक वहीं स्कूल में ही तैयार हो रहा हो। क्यों जी? प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल गया, जरूरत मिल गई। अब गांव में 100-150 लफाड़े लफंगे ऐसे हैं जिनको घूमना पसंद है, उनको बुला लिया, आजा घूमना पसंद है, ये गाड़ी खड़ी है, टंकी फुल है, ये सामान पड़ा है बच्चों का बनाया हुआ, जाओ जाके मुंबई बेच के आओ, घूम भी आना। क्यों जी? जाओ फलानी जगह, हमारे जानकार है वहां पुणे में, उनसे मिल आओ, नासिक वाले हैं उनसे मिल आओ, जाओ और सब बेच के आओ। उधर आपके सतारा वाले गांव वाले भी आ रहे हैं बेचने के लिए, हमारे वहां हमारे वाले आ रहे हैं आपके यहां। गांव का पैसा गांव के पास, शहर को 1 रुपया चवन्नी नहीं देनी। शहर को पैसा मिलना बंद हो जाए, सारी कंपनियां भाग जाएंगी, कंपनियों के भागते ही पॉलिटिकल पार्टियां मर जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टियों के मरते ही दोबारा से गांव का स्ट्रक्चर अपनी न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि पुलिस मर जाएगी। रुपए वाले मसले पर बैंक अगर यहां से भाग जाएं और कर्जा से मुक्त हो जाए, बैंक अगर भाग जाएं तो पुलिस वालों को इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। फिर 30 रुपए तनख्वाह में पुलिस वाला आपको डंडे नहीं मार सकता। पुलिस वाले के पास रोटी कहां से आती है? वो कोई उगाता थोड़ी है, बाजार से मिलती है ना। किसान पुलिस वाले को रोटी देने से मना कर दे,
किसान बाजार को अपना अनाज देने से मना कर दे, डॉक्टर पुलिस वाले के इलाज करने से मना कर दे कि तुम घटिया लोग, तुम हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनते, उनको लठ मारते, हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। है औकात किसी पुलिस वाले की हमारे आदमी पर हाथ उठा देगा? है क्या? है किसी जज की औकात की वो आपकी आवाज ना सुने? पर यह बात समझानी पड़ेगी ना भाई, इसी स्कूल के माध्यम से, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा, हर मां बाप को अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित चाहिए। और जब मां बाप को समझ में आएगा कि तुम्हारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित तब है जब मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, और मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है जब सबके बच्चे का सुरक्षित है, और यह तब सुरक्षित है जब हमारी व्यवस्था एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जब तक मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं होऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी आपके लिए कुछ करने की? नहीं समझे क्या? मुझे आपसे 5-5, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करने नहीं होंगे तो मैं आपके बीच नहीं आऊंगा। और अगर मुझे यही पैसा कोई बड़ी कंपनी दे देगी तो मैं आपके बीच क्यों आऊंगा? नहीं समझ रहे? इसलिए हमने उनसे मना किया है। हमारा कोई भी बड़ा आयोजन होता है, आप सोचिए, कोई भी आयोजन चल रहा हो, मेरे पुराने सेमिनारों में बैंक वाले स्पॉन्सर करते थे, अपनी कैनोपी लगाते थे बाहर, अंदर में बोलता था मेरे बैनर पर, पोस्टर पे तुम्हारा बैंक का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ बाहर कैनोपी लगाने दूंगा। इसी के नाम पे हमारे जो सेमिनार हॉल था, जो भी हमारा टैगोर थिएटर हो गया जैसे चंडीगढ़ का, या दूसरे थिएटर हो गए, उनके 2-2 लाख रुपया, या किसी का 70,000, किसी का 2 लाख, किसी का ऐसा करके वो फीस होती थी जो उसको बुक करने की, बुकिंग अमाउंट बैंक दे देता था। अब बैंक वालों को पता है कि ये बैंकों की एस्टेसी करने पे लगा, अब बैंक कैसे स्पॉन्सर करेगा हमारा कार्यक्रम भाई? नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी व्यवस्था तब बनेगी जब आपकी व्यवस्था एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगी। वो कैसे निर्भर होगी? किसान ये तय कर ले कि मैं अनाज, देखो अब किसान को समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी तक हम किसान नेताओं के बीच गए नहीं हैं, अभी हम किसानों के बीच भी नहीं गए हैं, लेकिन एक सोच कर देखो, जितने लोग बैठे हो, मैं आपको किसान मान लेता हूं, एक बार इमेजिन करना और सोचना कि मेरी बात में कितना नकलीपन है और कितना असलीपन है, बस इतने से सोच लेना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप किसान हो, मैं आपके गांव में आया हूं आपको समझाने के लिए। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। आपके गांव की सामूहिक जमीन आपके गांव के नाम है क्या? नहीं है जी, सरकार के नाम हो चुकी है। मतलब अस्पताल की, जोहड़ की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, मस्जिद की, जो भी जमीन है जो सामूहिक थी, जो गांव के लोगों ने छोड़ रखी थी, शामलात की हो, जंगल की हो, कम्युनिटी सेंटर की हो, ऐसी कोई जगह छोड़ रखी हो, वो सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली। अब बची व्यक्तिगत जमीन। व्यक्तिगत जमीन आपके नाम पर है? बिल्कुल है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सरकार जब मर्जी आपसे ले सकती है, ले सकती है, ये भी सबको पता है। चलिए छोड़िए, सबकी जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है, हर किसान की जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है। आपके पास वो गिरवी छुड़वाने के लिए पैसा है? नहीं है। कर्जा चुकाने के लिए पैसा है नहीं, जमीन गिरवी पड़ी है। इसका मतलब मैं ये मानकर चलूं कि सरकार जब चाहे अगर ये कह दे कि आज बैंक डूब गए हैं और सबको आज अपना कर्जा जमा करना है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि पूरे गांव में 10% से ज्यादा लोग अपना कर्जा चुकता नहीं कर पाएंगे। वो 10% कौन है? जिनका साइड में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, समाज को सत्यानाश करने वाला। आज के टाइम पर अच्छा बिजनेस केवल सत्यानाश करने वाले का चल रहा है, जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, एलोपैथी, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, डीजल, शराब की दुकान, दूसरे ठेके, मतलब जिसमें समाज की बर्बादी है, केवल वो बिजनेस चल रहे हैं, है कि नहीं? आप सब लोग भी जो समाज को अच्छा दे रहे थे, अपने हाथ से कमा कर दे रहे थे, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, सबका ठप हुआ पड़ा है, और ये सबको मालूम है कि नहीं?
अर्थात वो लोग या तो जिनका बिजनेस समाज को खराब करने के लिए था वो बिजनेस कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है, या फिर किसी के घर में कोई नौकरी है, उस नौकरी करने वाले के पास पैसा है, वो लोन लेकर के वो चुकता कर देगा, जमीन छुड़वा लेगा। अर्थात मैं ये मानूं गांव वालों कि 90% किसानों की जमीन जाने वाली है। क्यों जी? सहमत की है सहमत? पहले बताओ। सहमत। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी जमीन बचा लूंगा, और बदले में आपको केवल इतना करना है कि आपको मंडी के लिए कुछ भी पैदा नहीं करना है। जो पैदा करना है या तो अपने परिवार के लिए पैदा करना है या अपने गांव रूपी परिवार के लिए पैदा करना है, बस केवल गांव के लिए पैदा करना है। हरियाणा वाला किसान महाराष्ट्र वाले गांव के किसान के लिए पैदा करे, क्योंकि जो यहां मूंगफली होती है हमारे वहां नहीं होती, हमारे वहां जो होता है कुछ चीजें यहां नहीं होती। तो गांव का किसान गांव के किसान के लिए पैदा, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसान ये प्रण करना है, आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप सिर्फ गांव के लिए पैदा करोगे। बोलो मंजूर? मंजूर। किसान ने तैयार हो गई। अब मैं जा रहा हूं चमारों के यहां। अब मैं मान लेता हूं सारे चमार बैठे हैं। आप लोगों को मनरेगा से पैसा मिलता है, आप लोगों को फ्री में चावल और गेहूं मिलता है, बदले में गालियां भी मिलती हैं, और जब कोई आदमी ऐसे हाथ फैला देता है, ऐसे हाथ, उसके बदले में आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है, गुलामी जैसी फीलिंग आती है। 5 किलो अनाज के लिए वो खा भी लेता है, वो कोटे वाला खाता भी है, उसमें से अपना अपना हिस्सा भी काटता है। खाता है कि नहीं खाता है? और किसी से जब आप लेते हो ना तो फीलिंग अच्छी नहीं आती है। फ्री में जब लेते हो बिना मेहनत किए, पूछ के देखो उनसे, उनको बोलो मैं आप सब चमारों से पूछ रहा हूं, मेहनत का खाना चाहोगे कि फ्री का खाना चाहोगे? बोलो। एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं फ्री का खाना चाहता हूं। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, हर आदमी स्वाभिमान से जीना चाहता है और वो मेहनत का करके खाना चाहता है। तो अब मैं आपके सामने एक प्रॉमिस कर रहा हूं, एक मैं आपसे एक प्रॉमिस ले रहा हूं और एक दे रहा हूं। आपको मेहनत के लिए रास्ता हम प्रोवाइड करेंगे, बदले में आपको केमिकल डाले हुए कैंसर करने वाले चावल और गेहूं सरकार से लेने बंद करने पड़ेंगे। उसके बदले में आपको आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। बोलो चमारो तैयार हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो। सहमत हैं? यानी आप अपनी मेहनत गांव को दोगे, आप अपनी मेहनत फैक्ट्री को नहीं दोगे, आप अपनी मेहनत कंपनी को नहीं दोगे। कंपनियों को देखो, किसान ने कंपनियों को और मंडियों को गेहूं और चावल देकर देख लिया, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। आपने अपनी मेहनत इन कंपनियों को देकर देख ली, अभी भी सारे कर्जे में आ चुके हो। और कोई जात का बैठा हो तो वो भी कर्जे में जा चुका है, भाई सारे जा चुके। मैं जिसके भी जब बीच में गया हूं जाऊंगा, मैं नाई के पास जाऊंगा वो भी कर्जे में बैठा है, मैं सुनार के पास जाऊंगा वो तो थोड़ा फिर भी बचा हुआ है, मैं लुहार के पास जाऊंगा वो भी कर्जे में है, मैं कुम्हार के पास जाऊंगा वो भी बर्बाद है, मैं खेत की चीजों का दोबारा से अगर कोई प्रोसेसिंग की कोई यूनिट है उसके पास जाऊंगा वो भी बर्बाद है। सब बर्बाद है ना। मैं कह रहा हूं आपके उसकी गारंटी हम लेते हैं, बदले में आपको सिर्फ एक ही प्रण करना है सारे गांव वालों को, अपनी मेहनत, अपना धन, अपना अन्न, अपनी समृद्धि, अपनी सेहत, अपना कुछ भी कंपनियों को नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे, ना सरकार से लेंगे ना देंगे, गांव से लेंगे और गांव को ही देंगे। तैयार हो? जोर लगेगा, बहुत जोर लगेगा। एक एक आदमी के पास 10 बार जाना पड़ सकता है। 3 साल से सेम बातें सेम स्टेज से सेम तरीके से भौंक रहा हूं, मैं भी भौंक रहा हूं, ये भी भौंक रहे हैं, ये भी, जहां जिसको मौका लग रहा है बोल रहे हैं, जा रहे हैं, सुना रहे हैं। असर कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। और जब 200 लोग उतरेंगे पूरे समाज में तो ये रिपल इफेक्ट इतना जबरदस्त आएगा, आप देखना। तो सोच ऐसे बदलेगी, ऐसे। ज्यादा टाइम नहीं लगना। अब शुरू के 3 साल होते हैं, बस 3 साल संगठन को बचा के रखना है।
संगठन को तोड़ने वालों को भी पता है कि 23 जनवरी तक इस संगठन को तोड़ दो, या तो बलारा की क्रेडिबिलिटी खराब कर दो, 23 जनवरी के बाद इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये उसको भी पता है जो इसको तोड़ने के लिए चला हुआ है। समझ गए ना? क्योंकि 24 जनवरी को हमारे 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल तक आप में से कोई आदमी दिन रात 24 घंटे अगर मेहनत की है, वो आकर के हिसाब मांग सकता है, दे सकता है। थोड़ी की है वो भी मांग सकता है, लेकिन की होनी चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, समाज का प्रत्येक तबका इस बात के लिए मान जाए अगर, और हम एक ऐसी व्यवस्था बना लें, किसान का प्रॉमिस था कि वो अपनी पैदावार बाजार को नहीं देगा, तो फिर क्या करेगा भाई उस पैदावार का? ये बड़ा सवाल है। तो फिर हम पूछेंगे चमार से, फिर पूछेंगे लोहार से, कुम्हार से, सबसे, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? मेरे घर में इतने आदमी हैं। साल का कितना खर्चा होता है? गेहूं का इतना, साल का चावल का इतना, साल का दालों का इतना। साल का खर्चा होता है ना हमारा, फिक्स होता है, पता है हमें को महीने में कितना खरीदना होता है, कितना लेना होता है, साल का पता लग गया। जिनके पास जमीन नहीं है उनकी टोटल जरूरत पता लग गई, और जिनके पास जमीन है उनकी टोटल पैदावार पता लग गई। उतने लोगों की, यानी हमें पता लगा कि इतने लोगों के परिवार को इतनी जमीन की, इतने अनाज की जरूरत है। उतनी अनाज कितने एकड़ की पैदावार से संभव है पता लग जाएगा। तो एक किसान है जिसके पास 20 एकड़ जमीन है, और एक किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है। तो 2 एकड़ जमीन वाले के साथ एक चमार को जोड़ दिया, और 20 एकड़ जमीन वाले के साथ 10 चमारों को जोड़ दिया, 2 कुम्हारों को जोड़ दिया, 1 नाई को जोड़ दिया। गलत है क्या? अब क्या होगा कि जब तुम यहां पैदावार करोगे तो जो इनके घर की जरूरत है पूरे साल की, पैदा होते ही इनके घर पहुंच जानी चाहिए। गलत है क्या? उसके बदले में क्या करना है कि जब तुम पैदा कर रहे होगे या काट रहे होगे तो वो तुम्हारे को अपनी मेहनत देगा, वो अपने शरीर की मेहनत खेत में देगा, वो खेत की पैदावार उसके घर में देगा। हो जाएगा? वो मेहनत करके खा रहा है वो भी, और वो भी अपना हिस्सा दे रहा है। अब अगर पैदावार कम हो गई, लेकिन इस बात की गारंटी है कर्जदार नहीं होगा किसान, क्योंकि अब उसे ज्यादा पैदावार करने के लिए ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसको खेत में कंबाइन बुलाने की जरूरत नहीं है। जब उसका गेहूं कटना है, 1 एकड़ गेहूं में 15 आदमी बढ़ गए तो 1 घंटे में निपटा के निकल जाएंगे। नहीं समझे? क्योंकि आदमी है हमारे पास, आदमियों की कमी नहीं है। अब यदि हमको खेत के अंदर मशीनों का इस्तेमाल कम करना है, कि कंपनियों का इस्तेमाल कम करना है, तो हमको बैल चाहिए। बैल चाहिए तो गायें भी चाहिए, और अगर हमको पेस्टिसाइड यूरिया बंद करना है तो हमको गोबर चाहिए। गोबर चाहिए तो गायें और भैंस फिर चाहिए। तो फिर जमीन के साथ जिम्मेदारी लगा दो किसान की कि 1 एकड़ जमीन वाले के पास कम से कम इतनी भैंस और कम से कम इतनी गायें होनी जरूरी हैं। क्यों जी? जो ये सड़कों पर गायें घूम रही हैं, इनका गोबर बहुत काम का है यार। जितना गोबर ये दे दे उसके बदले में अनाज ही तो खाएंगी। आपका क्या खा रही हैं? वो भी कोई घाटे का सौदा थोड़ी ना है। अगर उसकी भी ठीक से प्रोसेसिंग आती हो तो अपने को नहीं समझे क्या? और गांव मिलकर के इतनी जगह तो बना ही सकता है कि एक भी गाय को ऐसे सूना ना छोड़े। क्यों जी? मेरी बात ऐसी तो नहीं लग रही कि ये पॉसिबल नहीं है? पहले ये बताओ, जो मैं कह रहा हूं ये पॉसिबल नजर आ रहा है आपको? पॉसिबल है ना? समझने के बाद अगर मैं यहां से ऐलान कर दूं कि एक गांव में इतने लोग होंगे, वो नहीं। आप ऐलान कर दो, उससे नहीं। गांव में जाकर उनको समझना पड़ेगा, फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर आप समाधान बताओगे, फिर प्रॉब्लम बताएंगे, फिर समाधान। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। 50 साल लगे हैं बर्बाद होने में। ऐसे साल 2 साल में चीजें नहीं बदलने वाली हैं। लेकिन यह पक्का है कि यदि आपको खेत में से पेस्टिसाइड निकालना है तो घर में गायें लानी पड़ेगी। घर में भैंस आएगी तो पेस्टिसाइड निकलेगा। घर में बैल आएगा तो ट्रैक्टर जाएगा। ट्रैक्टर खेत से निकल गया और
बैल अगर घर में आ गया तो खेत की मिट्टी भी फोकी हो जाएगी, नरम हो जाएगी। खेत की मिट्टी नरम हो जाएगी तो देसी बीज भी उगने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो पैदावार होगा, बीमार होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिड बीजों की जरूरत नहीं है, पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी भी खत्म होने के चांसेस हैं। सरकार के ऊपर प्रेशर बना के बांध से पानी अपनी नहरों में भी छुड़वा लेंगे। नहर में से हफ्ते का पानी मिल जाएगा तो उसी से भी खेत का काम चल जाएगा, जैसा पहले हमारा चलता था। क्यों जी? पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब घर में आपके अगर 10-10 भैंस आ गई हैं तो उनके खाने के लिए खेत छोटे पड़ जाएंगे, इसलिए गांव को अपना जंगल चाहिएगा। तो जो सरकार ने जंगल की जमीन पे कब्जा कर रखा है, दोबारा अपना जंगल उगा लेंगे गांव वाले। कब्जा छोड़ो, बात खत्म, हम अपना जंगल उगाएंगे, क्योंकि हमारी भैंसे गायें कहां चरेंगी। हर गांव के पास अपना जंगल लौट आया। इतना पानी समर्सिबल से निकालना संभव नहीं है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके या पानी बचाकर या नहर का पानी लाकर अपने गांव का जोहड़ भी ठीक कर लेगा गांव मिलके। क्यों जी? सरकार से ग्रांट नहीं ले रहे हैं एक भी काम में। हमने अपना जंगल भी वापस ले लिया, हमने अपना जोहड़ भी बना लिया, हमारे घर में गाय भी वापस आ गई, बैल भी आ गया, खेत से पेस्टिसाइड भी निकल गया, कंपनियां भी निकल गई, सारे काम पैरेलल हो रहे हैं। अब जब हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अगर गांव के किसी आदमी की रोटी किसी दूसरे आदमी के ऊपर निर्भर है तो क्या वो उसकी बेटी को गलत नजर से देख सकता है? रोटी, बेटी और माटी, ये बचाना है तो तीनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध करना होगा। क्यों दादा? अगर मेरी रोटी आपके ऊपर डिपेंड करती है तो मैं आपकी बेटी की तरफ नहीं देख सकता गलत नजर से, फिर आपकी बेटी मेरी बेटी हो जाएगी। मेरी बेटी आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी मेरी बेटी होगी। तो गांव में मैं नशा घुसने दूंगा क्या? पुलिस के आने की जरूरत होगी क्या? वकील की महंगी फीस की जरूरत होगी क्या? कोर्टों की जरूरत होगी क्या? नेता की जरूरत होगी क्या? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होगी क्या? किसी कंपनी की जरूरत होगी क्या? टीवी की जरूरत होगी क्या? जब बच्चा स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, खेत में काम कर रहा है, वापस शाम को घर आ रहा है, सारी पढ़ाई गांव में मिल रही है, सारा रोजगार गांव में मिल रहा है, अपनी सड़कें, अपना टोल टैक्स, अपने गाड़ियां, अपना पेट्रोल डीजल अपने सिर पे धर के नाच ले सरकार और कंपनियां। नहीं, जब हमें कहीं जाना ही नहीं है, हमको कहीं जाना है, और जब गांव इतना संगठित हो जाएगा तो कोई टोल टैक्स बचेगा क्या? बताओ जरा। नंबर प्लेट पे हम अपनी हर नंबर प्लेट पे भारत सरकार ना लिखवा लेंगे? क्योंकि गांव, भारत तो गांव ही है। सरकार बड़ी चिंता है, बोलेंगे नंबर प्लेट किस लिए? चोरी ना हो जाए। तो चोरी होने के बाद तुम कैसे निकालते हो? वो निकालने का रास्ता पुलिस के पास नहीं है, लेकिन उससे पहले नंबर प्लेट आपको उनके वाली लगानी है। क्या ड्रामा चलता है यार। टैक्सीज देने पड़ते हैं इतने आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पर। आप लोगों को यह भी नहीं पता, ये सारा नॉलेज का ही खेल है वैसे, आप लोगों को तो यह भी नहीं पता आपकी गाड़ी जो आप चला रहे हो ये आपकी नहीं है। पता है क्या आपको? नहीं पता? अभी साबित करूं? चलो करता हूं। जिस आदमी ने अपनी जमीन का कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा लिया, जिस आदमी ने अपनी जमीन छोड़ो किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया, उस आदमी ने यह कह दिया कि यह प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं। ये धरती, ये जिस पे हम बैठे हैं, ये किसकी है? जल्दी बताओ जल्दी। अरे नहीं, नाम तो है ना किसी के? हैं? नहीं नहीं, अभी तो नाम है ना किसी के, रजिस्ट्रेशन अभी किसी के। अभी हम देसी भाषा में बात करें, जो नेचुरल है, जो भी चल रहा है। क्या नाम है यहां इसके मालिक का? है संकले चा, संकलेचा, ठीक है।
संकलेश्वर, संकलेश चाचा, चल जो भी है, संकलेश चाचा बोल देंगे हम तो। कहाँ है संकलेश चाचा, किधर है? चलो अभी है नहीं। संकलेश चाचा ने ये जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। उसको रजिस्ट्री करने की उसको रजिस्ट्री किसने किया? सरकार ने नहीं। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होता है तहसीलदार। तहसीलदार ने वो जमीन उसके नाम पे किया। तहसीलदार उसके नाम पे जमीन तभी कर सकता है जब वो जमीन तहसीलदार की हो। नहीं, अबे मैं देखो मेरे भाई, तहसीलदार वो जमीन, मैं किसी को कोई चीज उसके नाम पे तभी कर सकता हूं जब वो मेरी हो। मैं किसी और की जमीन किसी और के नाम पे कर सकता हूं क्या? मैं अपनी जमीन तो किसी को दे सकता हूं, उसके नाम पे कर सकता हूं कि मेरी जमीन है, तुम्हारे नाम कर दिया। तहसीलदार से जब आपने उसका कागज बनवाया तो आपने पहले नंबर पे तहसीलदार को मालिक बना दिया। नहीं, अदरवाइज तहसीलदार को वो जमीन की रजिस्ट्री करने का परमिशन किससे मिला? वो बोले सरकार से। सरकार से नहीं मिला, विधानसभा से मिला। विधानसभा में बैठे लोगों को ताकत किसने दिया? हम लोगों ने। यानी हमने ताकत दी, उन्होंने ताकत दी, और फिर उन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री करी। यार हमारी ताकत अगर हमारे उनको दे करके रजिस्ट्री करवानी है तो हम सीधी ना कर लेंगे भाई। हमें तहसीलदार को पैसे देने की, इतना सारा वो स्टांप ड्यूटी देने का क्या जरूरत है? नहीं समझे? नहीं समझे, चलो और समझाते हैं। गाड़ी खरीदा, किसी कंपनी में गए, कंपनी को 10 लाख रुपया दिया, गाड़ी दे दी। उन्होंने आपको डिलीवरी रिपोर्ट दे दी, गाड़ी का मालिक बना दिया कि आप मालिक देवेंद्र। अब देवेंद्र ने क्या किया कि ना, मैं मालिक नहीं हूं, और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मालिक है। मैं उसको गया कि बोल ये गाड़ी मेरे नाम है, तू गाड़ी मेरे नाम कर। नहीं समझे? पैसा मैंने लगाया, टैक्स मैंने दिया, और तहसीलदार को बोला गाड़ी मेरे नाम कर। एक बार आरटीआई डालकर पूछ तो लो कि वो जो असली बिल है, असली रजिस्ट्री जिसके नाम है, मालिक वो होता है? नहीं होता है क्या? असली बिल तो उसके पास पड़ा है, वो मालिक है। आपको गाड़ी रेंट पे दे रखी है, आपको गाड़ी चलाने के लिए दे रखी है। अगर आपको ना यकीन हो तो पढ़ लेना मोटर व्हीकल एक्ट को। जब चाहे गाड़ियां वापस ले सकती है सरकारें, जब चाहे बैंक नोट वापस ले सकते हैं, जब चाहे जमीन सरकार वापस ले सकती है, जब चाहे आपकी जमीन पर अधिग्रहण कर सकती है, जब आप उनको इतनी अथॉरिटी दे दोगे कि तुम हमको रजिस्ट्री दो। समझे? इसका मतलब वो जो ताकत उनको दे रखी है वो वापस लेने का बनता है। बोलो, बिना समझ के संभव है, बिना आपके निकले संभव है। संगठन में निकलोगे तो नहीं होगा, क्योंकि प्रधान जी निकलने नहीं देंगे। अब मान लो प्रधान जी को बोलना ना आता हो और दूसरे को बोलना आता हो, तो प्रधान जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो बेटर क्या है, सारे प्रधान बन जाओ। क्या दिक्कत है भाई? आज मान लो 200 लोग यहां बैठे हैं, तो 200 लोग 200 कंपनियां खोल लो ना, 200 दुकान खोल लो, 200 जेएसएम बना लो, क्या दिक्कत है? और जिसके जेएसएम में जिसको शामिल होना हो जाओ। कोई दिक्कत है क्या बताओ? भाई पेड़ की जड़ है, यहां जड़ है, उस जड़ से तना निकला, एक शाखा इधर को निकल गई, एक शाखा इधर को निकल गई, एक शाखा उधर को निकल गई, एक पत्ती इधर, इस पे और टहनियां आ गई, उस पे और पत्तियां आ गई। तो उधर वाली शाखा की पत्ती उधर वाली शाखा की पत्ती को बोलेगी क्या कि तू तो दुश्मन की पत्ती है? उसी पेड़ की शाखा है यार वो। जो उससे अपने आप को अलग मानना चाहे, अलग मान के टूट के गिर जाए, जो उसको मानना चाहे उसमें जुड़ जाए। देखो भाई,
बड़ी चीज से छोटी चीज टूट सकती है, छोटी चीज से बड़ी चीज नहीं टूट सकती है। नहीं समझे? ये नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा हो या लॉ ऑफ यूनिवर्सल अट्रैक्शन पढ़ा हो, उसका नियम है, यूनिवर्सल अट्रैक्शन का नियम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सॉरी, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो ये कहता है कि अगर एक बॉल है 1 क्विंटल की और एक धरती है एक तरफ, लाखों क्विंटल वजन है जिसका, लाखों करोड़ों जितना भी है, तो जब उन दोनों वस्तुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलता है जितना जोर धरती उस बॉल पे लगाती है उतना ही जोर वो बॉल धरती पर लगाती है। समझ गए? यानी कि ये धरती है, यहां बॉल अगर 100 मीटर ऊपर ले जाएं 1 क्विंटल बॉल और उसको बॉल को फ्री कर दिया जाए, तो फिर मेरे से किसी ने पूछा बॉल ही नीचे धरती पर क्यों आती है, धरती ऊपर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जितना जोर धरती को उठाने के लिए चाहिए उतना जोर बॉल नहीं लगा पाती, लेकिन जितना जोर बॉल को नीचे लाने के लिए चाहिए उतना धरती लगा देती है। वो बराबर है ना, जितना बॉल लगा रही है उतना ही धरती लगा रही है। तो वो बॉल को तो हिला सकता है, धरती को नहीं। नहीं समझे? इसका दूसरा एग्जाम्पल है, दीवार को धक्का देके देखो, लॉ, यो थर्ड लॉ, उसका न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब इस दीवार को, किसी दीवार को जोर लगाओगे, जितना जोर आप दीवार पर लगा रहे हो उतना ही जोर दीवार आप पर लगा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतना जोर लगा दोगे कि दीवार को तो आप हिला नहीं पाओगे, लेकिन दीवार आपको पीछे सरका देगी। नहीं, आपने जोर आगे लगाया लेकिन आप पीछे कैसे सरके? क्योंकि दीवार भी बराबर जोर लगा रही है आपके ऊपर। पॉइंट क्लियर हुआ ना? अर्थात किसी एक खास पैरामीटर में फंसने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है महाराष्ट्र के इस गांव को जिस चीज की जरूरत है वो दिल्ली में बैठा या चंडीगढ़ में बैठा देवेंद्र बलारा नहीं बताएगा कि आपको व्यवस्था परिवर्तन कैसे करना है। और मेरे गांव में जिस चीज की जरूरत है उसके लिए किसी और की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मेरे गांव वालों को मालूम है। मेरे गांव वालों को सिर्फ इतना बताना है कि भाई गलत रास्ते पर चले हुए हैं, पैसा गांव में रोकने का रास्ता ढूंढो, खेत में असली चीज उगाने का रास्ता ढूंढो, पानी पे अपना कंट्रोल करने का रास्ता ढूंढो, जंगल बचाने का रास्ता ढूंढो, बच्चों से अपराध से बच्चों को बचाने का रास्ता ढूंढो, नशे को रोकने का रास्ता ढूंढो, आपस में लड़ाई झगड़े को खत्म करने का रास्ता ढूंढो, पुलिस से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने का रास्ता, जजों के ऊपर जाने का रास्ता, गांव से पैसा या अपना जोर बाहर भेजने का रास्ता ढूंढो। खाली इसके लिए अपने को जागृत करना है। तो जैसे ही खेत में ओरिजिनल खाना आएगा वैसे ही शरीर भी अपने आप स्वस्थ होता जाएगा। और जैसा होगा तन वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसी दुनिया हो जानी स्टार्ट हो जाएगी। मन में खुशी है चारों तरफ अच्छा माहौल लगता है, मन दुखी है तो चारों तरफ खराब खराब फील होता है। कोई फालतू दिमाग में जोर लगाने की जरूरत क्या है? परमात्मा से जुड़ना है तो धरती से जुड़ना पड़ेगा। और धरती में केमिकल पड़े हुए हैं और हाइब्रिड बीज पड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़ोगे धरती से? ना धरती से जुड़ पाओगे ना परमात्मा से। धरती से नहीं जुड़ पाओगे, अपने से नहीं जुड़ पाओगे, अपने से नहीं जुड़ पाओगे, परिवार से नहीं जुड़ पाओगे, परिवार से नहीं जुड़ पाओगे, किसी से नहीं जुड़ पाओगे, किसी से जुड़ नहीं पाओगे तो अकेले रह जाओगे, अकेले रह जाओगे तो लट खाओगे। वो खा ही रहे हैं। नहीं तो कोई बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, रियलिटी पे आने की जरूरत है आपको। अब के बाद का जो अगला सेशन होगा, जो कि हम कल लेंगे, अभी हम वैसे बातचीत कर लेंगे, सुबह से लेंगे। जो आपके महाराष्ट्र के साथी नए आए हैं सबको बुला लेंगे, बोलेंगे बहुत शानदार सेशन चल रहा है, गजब चल रहा है। जो बसूड़ी पाने वाले थे वो जा चुके हैं। ये स्पष्ट आपको होना चाहिए कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ थे आपको भी क्लियर हो गया कौन है वो लोग, और वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको होना चाहिए। बाकी कल सेशन खूब